क्लास 12 आज मैं आपकी अंतराल पुस्तक की कहानी में आई हूँ। इसके अध्याय आपको कराने जा रही हूँ। सबसे पहली कहानी है आपकी सूरदास की झोपड़ी, ठीक है, और इनके रचयिता है प्रेमचंद्र। तो पहले हम प्रेमचंद्र का कवि परिचय पढ़ेंगे, उसे आपको अपने कॉपी में लिखना भी होगा। और यह प्रेमचंद्र का कवि परिचय पूछा जाता है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट में आ जाता है, ठीक है। तो इसे मैं आई लिख दे रही हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट में आ जाता है। सन 1880 से 1936, तो कब इनका जन्म हुआ था? 1880 में, और 1936 तक इनकी जीवन आयु थी। तो चलिए अब इनके बारे में जानकारी लेते हैं। सन 1980 में महान उपन्यासकार एवं कहानीकार प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था धनपत राय, और प्रेमचंद्र की जो विद्यालयी शिक्षा थी वह कहाँ पे हुई थी? वाराणसी में हुई थी। तो शिक्षा के बारे में आपको ज़रूर लिखना है, जन्म के बारे में ज़रूर लिखना। तो ये दो वाक्य बहुत इम्पॉर्टेंट है शुरुआत में आपको जो लिखने होते हैं। मैट्रिक पूर्ण करने के बाद प्रेमचंद्र अध्यापन का कार्य संभालने लगे थे। स्वयं अपने बलबूते तथा इच्छा शक्ति के बल पर प्रेमचंद्र ने BA तक शिक्षा ग्रहण की। तो कई हद तक उन्होंने क्या किया था? प्रेमचंद्र ने अध्यापन का कार्य भी संभाला था, और इसके बाद उन्होंने BA की शिक्षा अपने दम पे हासिल की थी। असहयोग आंदोलन के समय प्रेमचंद्र ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। तो जब असहयोग आंदोलन किया गया था तो उस समय उन्होंने क्या किया? सरकारी नौकरी छोड़ दी। जो उनके पास सरकारी नौकरी थी वो उन्होंने छोड़ दी और पूर्णतः लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। और उसके बाद लेखन कार्य ही उनका जीवन बन गया और वो वही करने लगे। सर्वप्रथम प्रेमचंद्र ने अपने लेखन का आरंभ उर्दू में नवाब राय के नाम से किया। तो जब इन्होंने शुरुआत की थी लेखन कार्य करने की तो किस नाम से किया था? नवाब राय के नाम से। बाद में हिंदी में वो लिखने लगे। तो शुरुआत उन्होंने उर्दू में की थी, ये भी याद रखिएगा। उन्होंने, अब आ जाते हैं यहाँ इम्पॉर्टेंट मैंने आपको टिक कर रखा है जो लिखने का काम आपको करना है, जन्म और शिक्षा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं साहित्य के बारे में। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया था। तो दलितों के बारे में लिखा करते थे वो, गरीबों किसानों के बारे में लिखा करते थे वो, और नारियों के दुख के बारे में लिखा करते थे वो। तो जो पहले समाज था आज वो नहीं है। पहले के समाज में नारी शिक्षा पर भी रोक था। आज तो हर घर में लड़कियों को पढ़ाया जाता है ना बच्चों, पहले ऐसा नहीं था। और वर्ण व्यवस्था, जो मध्यम वर्ग के लोग, ऊपर वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, तो ये व्यवस्था भी थी। मान लीजिए कोई निम्न वर्ग का लोग है तो पहले के ज़माने में क्या था? मंदिर में निम्न वर्ग के लोगों को घुसने की अनुमति नहीं है, कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार की जो कुरीतियाँ इसीलिए कि ये बुरी रीतियाँ हैं, कुरीतियों का मार्मिक यानी मन को छूने वाला चित्रण किया था। वे साहित्य को स्वतः सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। वो हमेशा यही सोचते थे कि ये जो लेखन कार्य है ये समाज को सुधारने का काम कर सकता है, इसीलिए वो लेखन कार्य को सामाजिक परिवर्तन मानते थे, उसका एक सशक्त माध्यम मानते थे। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। तो वैसे भी कहा गया है जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो समाज को वो बड़ी पैनी दृष्टि से देखते थे, एक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चीज़ उनके नज़र से नहीं बचती थी। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की, और मुझे भी कहीं ना कहीं प्रेमचंद्र की पूस की रात और दो बैल, ये दोनों कहानियाँ मुझे भी काफ़ी पसंद है क्योंकि इसमें एक किसान का और बैलों का बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है। आगे कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोर हैं। देखा जाए तो कथा कैसे लिखनी है, उसका संगठन, उसमें चरित्र चित्रण और कथा के ऊपर से जो वो कथा कहते हैं वो बड़ी ही खूबसूरत दृष्टि से देखने लायक है और उनका कोई जोड़ भी नहीं है।
प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों की भाषा लोक भाषा एवं आम बोलचाल की भाषा है, तभी पाठक वर्ग को अच्छी लगती है। सजीव चित्रण भी है, मुहावरेदार भी है और उनके लेखन के ये प्रमुख लक्षण हैं। उन्होंने संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ उर्दू के शब्द का भी सुंदर उपयोग किया है। इस शैली से कथा साहित्य को एक नई दिशा भी मिली है। प्रेमचंद्र की अधिकतर रचनाओं में तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दों का बड़ा सफलतापूर्वक प्रयोग भी किया गया है। अलंकारों और मुहावरों का उपयोग भी उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से किया है। तो आपको भाषा शैली ज़रूर लिखनी है, साहित्य में वो क्या लिखा करते थे वो लिखना है, जन्म कब हुआ और शिक्षा क्या प्राप्त की है वो लिखना है। और 5वां पॉइंट जब आप लिखने जाएंगे तो आप आ जाइए, उसमें आप उनकी कृतियाँ लिखेंगे। तो उनकी प्रमुख कृतियों में से है मानसरोवर 8 भाग, गुप्तधन 2 भाग, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान ये उपन्यास है। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी ये नाटक है। विविध प्रसंग 3 खंडों में साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह है। कुछ विचार उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का भी संपादन कार्य किया था। तो ये है हमारे बहुत ही अच्छे मान लीजिए, बड़े मान लीजिए लेखक प्रेमचंद्र, जिनकी कहानियाँ बहुत ही दिल को छूने वाली होती है। ऐसी एक कहानी है सूरदास की झोपड़ी, प्रेमचंद्र द्वारा रचित। आज हम पढ़ेंगे सूरदास की झोपड़ी। तो पाठ का कुछ परिचय भी दे दूं मैं आपको। हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित रंगभूमि उनका विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है। तो उनकी एक उपन्यास पुस्तक है जिसका नाम है रंगभूमि। ठीक है, सूरदास की झोपड़ी रंगभूमि उपन्यास का एक प्रमुख अंश है। तो इस उपन्यास में रंगभूमि में सूरदास की झोपड़ी का एक कहानी का एक अंश है जो वहाँ से लेकर आपको दिया गया है। इस अंश में सूरदास के चरित्र का उद्घाटन किया गया है। उनका चरित्र कैसा था? एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना पीड़ित था और लाचार जीवन जीने को अभिशापित था, सूरदास का चरित्र इसके ठीक विपरीत है। तो जितना एक दृष्टिहीन, एक अंधा व्यक्ति कैसा होता है और सूरदास कैसा था, बिल्कुल इसके ठीक विपरीत था। वह अपनी पीड़ा, बेबसी, लाचारी से हार नहीं मानता था और अपितु पुनः निर्माण में विश्वास रखता है। उसमें आत्मविश्वास, आत्मबल की कोई कमी नहीं होती है। तो सूरदास की झोपड़ी में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपसे उनकी चरित्र चित्रण के बारे में ही पूछा जाएगा कि सूरदास की मनोदशा का वर्णन करें। सूरदास के चरित्र का आपको विवेचन भी करने के लिए कहा जाएगा कि सूरदास का चरित्र कैसा है। तो ये याद रखिएगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको ज़रूर करना है। तो पूरी कहानी में आप उनके चरित्र पर ध्यान दीजिएगा कि उनका चरित्र कैसा है। पहले के ज़माने में आप देखिए जितनी भी कहानियाँ हम पढ़ते हैं उन सभी कहानियों में जो भी कहानी के पात्र होते हैं उनके चरित्र के बारे में हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम उनके चरित्र की जो है वो व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत आज मैं कर देती हूँ, बाकी कहानी पूरी मैं कल करूँगी। आज जितना करा सकती हूँ उतना करा। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी में ज्वाला उठी। करीबन रात के 2 बज रहे थे और सूरदास की झोपड़ी से अचानक आग की लपटें उठने लगी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। गर्मी के दिन होंगे। लोग अपने अपने द्वारों के पास, गांव के घर ऐसे होते, दरवाजे खुले, लोग द्वारों पे सो जाते हैं। गर्मी है इसीलिए, वहाँ कोई कूलर, एसी, पंखा तो होता नहीं था। निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। उपचेतना मतलब आपकी सिक्स सेंस। ये सिक्स सेंस हमारे पास बहुत बड़ी चीज़ है। किसी घटना के होने से पहले कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले से पता चल जाता है। और निद्रावस्था में भी आप रहेंगे तो आपके घर में अगर कुछ अनहोनी घटना हो रही है तो कई लोगों को पता चल जाता है। ऐसे एक बार मेरे साथ भी हुआ था। मेरे घर में आग लग गई थी, लेकिन मैं नींद में होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगा कि घर में कहीं कुछ जल रहा है, जिसकी वजह से मैं उठ गई थी और पूरे घर को जलने से बचा लिया था। तो ये सिक्स सेंस जो होती है वो हमेशा जागती रहती है और मनुष्य को इसका आभास भी रहता है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। जितने भी लोग थे ना गांव के, वो जमा हो गए ये आग देखकर। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी, मतलब आग की लपटें ऊपर उठने लगी, इतनी तेज़ आग लगी थी। कभी उनका आकार किसी मंदिर
के स्वर्ण कलश का हो जाता था। कभी वे वायु के झोंकों से यूँ कंपित होने लगती कि मानो जल में चांद का प्रतिबिंब आ रहा है। तो आग की लपटें अपना आकार बदल रही थी, तेज बढ़ रही थी। कहीं वो बिल्कुल अलग आकार मंदिर की तरह लेती, तो कहीं वो स्वर्ण कलश का आकार ले लेती। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था। लोग बाल्टी पानी लाकर उस पर फेंक रहे थे। झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। आप झोपड़े की आग को फिर भी बुझा लोगे, लेकिन जेलसी की आग जो होती है ना, ईर्ष्या की आग, वो कभी नहीं बुझ सकती, चाहे आप उसमें जितना भी पानी डालो। कोई पानी ला रहा था, कोई यूँ ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे। तो कुछ लोग तो मदद कर रहे थे और कुछ ऐसे होते हैं जो तमाशा देखते हैं। तो कुछ लोग बड़े चुपचाप खड़े होकर के देख रहे, जैसे क्या पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे अग्नि से जलते हुए घर को यानी कि झोपड़े को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिता अग्नि चल रही है। ऐसे लोग बिल्कुल मग्न होकर आग की लपटों को देख रहे हैं, पानी लाकर डालना ऐसा सोच नहीं रहे। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। सूरदास चूँकि घर में नहीं था, कहीं बाहर था। वो दौड़ता हुआ जब आया, उसे दूर से आग जलता हुआ दिखाई दिया और वो दौड़ता हुआ आया तो चुपचाप आकर अपने झोपड़े को देखता रहा। झोपड़े को बस देखता रहा और इतने में उसका जो मित्र था बजरंगी, वह पूछा, क्यों सूरे? सूरदास को वह सूरे कहता था कि चूल्हे में आग तो नहीं लगी हुई थी। हाँ, वो तुमने छोड़ तो नहीं दी जिससे कि घर में आग लग गई। ठीक है, तो आज कहानी की शुरुआत हो गई। आज मैं आपको कहानी यहीं तक कराऊंगी, बाकी की कहानी मैं आपको कल कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। क्लास 12, धन्यवाद।